हेलो दोस्तों, भौतिक एवं रसायन विज्ञान की इस क्रैश कोर्स सीरीज में मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सीरीज का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। इससे पहले सीरीज का पहला लेक्चर आ चुका है फिजिक्स का, तो आप चैनल पर जाइए और वहां से आरओ साइंस क्रैश कोर्स प्लेलिस्ट से जाकर फर्स्ट फिजिक्स के लेक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि जिस पीडीएफ से मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो पीडीएफ आपको मिल जाए, तो आप यूपी बिजनेस 1 के द्वारा चलाए जा रहे आरओ एआरओ के टेस्ट सीरीज बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज बैच में आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे और इसी के साथ जीएस के हर सब्जेक्ट की शॉर्ट नोट पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9415950206। तो कल की क्लास में हमने मात्रक एवं इकाई यानी कि यूनिट्स चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, और आज हम जो टर्म्स है फिजिक्स के अन्य टर्म्स की डेफिनेशन देखेंगे और उसका मतलब समझेंगे कि क्या मतलब होता है। तो नेक्स्ट टर्म आता है इसमें पृष्ठ तनाव, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या होता है सरफेस टेंशन? तो अगर कोई द्रव मुक्त अवस्था में रहता है, ठीक है, अगर कोई द्रव है मतलब कोई भी लिक्विड है, तो लिक्विड क्या है, अगर उसे बूंद के रूप में गिराया जाएगा तो वो बूंद हमेशा गोल शेप की बनेगी। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी लिक्विड गिराते हैं तो गोल शेप की बूंद बनती है। क्यों होती है? क्योंकि द्रव हमेशा कम से कम सतही क्षेत्रफल कवर करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, और इस कारण से इसका जो स्वरूप होता है वो गोलाकार होता है, और जब गोलाकार स्वरूप हो जाता है द्रव का तो उस गोलाकार स्वरूप के कारण बूंद की सरफेस पर एक पृष्ठ तनाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर साबुन के झाग बनते हैं तो उसमें बुलबुले बनते हैं, ठीक है, बबल्स फॉर्म होते हैं। तो वो जो बबल होते हैं तो आपने देखा होगा कि फूले हुए से रहते हैं, तो उसकी सरफेस पे क्या वर्क करता है? पृष्ठ तनाव वर्क करता है। ठीक है, तो पृष्ठ का तनाव, सरफेस का टेंशन क्या कहलाता है? सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव कहलाता है। और अगर डेफिनेशन की बात करें तो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल होता है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। ठीक है, अगर किसी द्रव के पृष्ठ पर कोई काल्पनिक रेखा खींच दी और उसकी लंबाई है L और F कार्य करने वाला बल है सतह पर, तो पृष्ठ तनाव हो जाएगा, इसका पृष्ठ तनाव का फार्मूला हो जाएगा F/L। ठीक है, तो कार्य बल बटे लंबाई। ठीक है, तो F/L, और इसी कारण से F की यूनिट क्या होती है? F मतलब फोर्स, तो फोर्स की यूनिट हमने कल पढ़ी थी यूनिट चैप्टर में कि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और अपॉन L हो गया, तो L मतलब लंबाई की क्या हो गई? यूनिट मीटर हो गई। तो इस तरह से पृष्ठ तनाव की यूनिट क्या बन जाएगी? न्यूटन पर मीटर बन जाएगी। ठीक है, तो SI मात्रक होता है पृष्ठ तनाव का न्यूटन पर मीटर, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट एक फैक्ट है कि अगर किसी द्रव का टेम्परेचर इंक्रीज करे, ताप बढ़ा दे, तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है, और क्रिटिकल टेम्परेचर पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और अगर किसी जल में नमक मिला दिया जाए, घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ठीक है, तो नमक से तो जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, और अगर किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है, और शून्य कब हो जाएगा पृष्ठ तनाव? जब वह क्रिटिकल टेम्परेचर पर, क्रांतिक ताप पर पहुंच जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल है पृष्ठ तनाव के कि तेल जल के तल पर फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव, ठीक है,
तेल का पृष्ठ तनाव पानी की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, तो इस कारण से क्या है, तेल पानी के ऊपर फैल जाता है। और साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, अंदर का दाब अधिक है इसलिए बुलबुला बना है। जब हम ऊपर से, आपने देखा होगा कि अगर किसी साबुन में बुलबुला बना है और अगर आप ऊपर से उसको दबा दें बुलबुले को, तो वो क्या होता है, वो फूट जाता है। क्यों फूट जाता है? क्योंकि दबाने पर क्या होता है ऊपर से, कि ऊपर का प्रेशर बढ़ा देते हैं हम। ठीक है, तो जब ऊपर का प्रेशर अंदर के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तो बुलबुला फूट जाएगा, और अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा है और बाहर का प्रेशर कम है तो उस केस में बुलबुला अपनी जो शेप है उसमें वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो बुलबुले के अंदर का जो दाब है वो हमेशा बाहर के वायुमंडलीय वायु के दाब से अधिक होता है, ये याद रखिएगा। और साबुन के घोल के बुलबुले इसलिए बड़े बनते हैं क्योंकि जल में घुलने पर, जब साबुन को जल में घोल दिया जाता है तो जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए उसमें फिर बुलबुले बनने लगते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है पृष्ठ तनाव का, कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। ठीक है, क्यों निकलने लगती है पेन से स्याही? क्योंकि जब हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, ठीक है, अगर आप पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। ठीक है, जैसे आप पहाड़ों के ऊपर भी जाते हैं तो क्या होता है कि दाब कम होता चला जाता है। अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब क्रमशः कम होता है और इस कारण से जो बाहर का वायुमंडलीय दबाव है वो पेन के अंदर के दबाव से अधिक हो जाता है। ठीक है, और इस कारण से स्याही क्या है, ये बाहर की ओर निकल पड़ती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो फ्लो कब होगा? ज्यादा दाब से कम दाब की ओर। तो पेन के अंदर का दाब तो ज्यादा है और बाहर का जो दाब है वो कम है। ठीक है, तो स्याही क्या होगी, पेन के अंदर से बाहर की ओर फ्लो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही बाहर निकलने लगती है। तो इसलिए हवाई यात्रा करते समय फाउंटेन पेन नहीं लेकर जाना। कौन सा पेन लेकर जाना है? जो जिसमें कि स्याही ना हो। ठीक है, मतलब लिक्विड स्याही ना हो। जेल पेन ले जा सकते हैं या जो डॉट मैट्रिक्स के पेन होते हैं वो ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि फैक्ट है कि बैरोमीटर पठन में अगर अचानक गिरावट होने से कौन सी मौसम की दशा इंगित होती है? तो अगर बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाता है तो यह बताता है कि मौसम तूफानी होने वाला है। ठीक है, एकदम से दाब कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, बैरोमीटर में कमी मतलब एकदम से प्रेशर कम हो गया, और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा, आंधी तूफान की स्थिति आती है। ठीक है, तो मौसम तूफानी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, अगर वस्तु की मात्रा बदल दे तो घनत्व जो है वो चेंज नहीं होता, क्योंकि घनत्व का फार्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन के। ठीक है, घनत्व को डी से डिनोट करते हैं, तो डी होता है m अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, v क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम आयतन है, और m क्या है, द्रव्यमान या मास है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है अगर क्वांटिटी चेंज कर दें तो कि अगर वस्तु की मात्रा बदल दे तो द्रव्यमान आयतन और भार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन घनत्व तो इसका अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट एक फैक्ट है
कि 9 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर जल का तापमान गिर जाता है तो 4 डिग्री पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, तो जल का घनत्व किस टेम्परेचर पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये याद रखिएगा। और घनत्व जो होता है वह आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि जो D है वो इक्वल्स टू m अपॉन वी है, तो इसका मतलब है D प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन वी के। ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है आयतन घनत्व आयतन के। ठीक है, और इसी कारण से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक घनत्व बढ़ने पर आयतन घटता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और बाद में 4 डिग्री से 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जमने लगती है, तो घनत्व घटने पर आयतन बढ़ता है। ठीक, तो मैक्सिमम कब रहता है घनत्व जल का? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यही चीज याद रखिएगा। अच्छा, एक और फैक्ट है पानी का, जल के बारे में, कि अगर हम नॉर्मली लिक्विड को गर्म करते हैं तो उनके आयतन में वृद्धि होती है, और जब आयतन में वृद्धि होगी तो घनत्व में कमी होगी। ठीक है, क्योंकि एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं आयतन और घनत्व एक दूसरे के, है ना, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। लेकिन पानी में क्या होता है? पानी में 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच उल्टा होता है। ठीक है, तो अगर आप पानी किसी बर्तन में लें और 0 डिग्री पर पानी को गर्म करते हैं तो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक आयतन घटता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इस पे आयतन घटेगा और घनत्व तो बढ़ेगा। ठीक है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा कि पानी का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो तो न्यूनतम हो जाएगा लेकिन घनत्व तो अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, तो ये पानी का 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच का व्यवहार है कि इसमें क्या होता है, इसमें पानी को अगर 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसमें पानी का वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है, तो ये याद करिए, रखिएगा। और जल का घनत्व अधिकतम होता है -277 केल्विन पर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि 277 पर, -277 केल्विन पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। क्यों होता है? तो अभी हमने देखा था कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है? तो ये होता है -277 केल्विन के बराबर। ठीक है, केल्विन के बराबर। नेक्स्ट फैक्ट है कि सर्दियों के मौसम में झील की ऊपरी परत 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडी हो जाती है और बर्फ बन जाती है। लेकिन झील के ऊपर की लेयर तो बर्फ बन गई, लेकिन उसके नीचे जो है वो पानी द्रव अवस्था में ही रहता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था में रहता है। इसी कारण से ठंडी झील में भी, बर्फ की जमी हुई झील में भी जीव जंतु नीचे की साइड में जीवित रह लेते हैं। ठीक है, और मछलियां जो क्या बोलते हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर झील में नीचे की साइड पानी रहेगा और इस कारण से जलीय जीव जंतु इसमें जीवित रहेंगे। ठीक है, तो ये एक और फैक्ट है, याद रखिएगा। और यही फैक्ट है कि मतलब क्या रीजन है कि बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, क्योंकि झील की तली पर पानी नहीं जमता। ठीक है, सिर्फ सरफेस पर, ऊपर की सतह पर पानी जमता है, लेकिन अंदर की तरफ पानी द्रव अवस्था में ही रहता है। नेक्स्ट है कि एक रीजन है, मतलब कारण और रीजन का क्वेश्चन है कि लोहे की कील पारे पर तैरती है किंतु पानी में डूब जाती है। तो क्या कारण है इसका? तो इसका कारण होता है कि पारे का आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी पारे की क्या होती है? लोहे से ज्यादा होती है, लेकिन पानी का जो आपेक्षिक घनत्व है वह लोहे से कम होता है। ठीक है, इस कारण से क्या है कि रिलेटिव डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो चीज डूब जाएगी, और अगर कम होगी तो वो तैरती रहेगी। ठीक है, तो ये रिलेटिव डेंसिटी के बारे में फैक्ट हो गया। और क्या होता है आपेक्षिक घनत्व?
तो आपेक्षिक घनत्व होता है कि अगर किसी वस्तु को किसी पानी में किसी द्रव में डुबोया जाता है, तो वस्तु का भार और उस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार को क्या कहते हैं, भार के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और शुद्ध जल अगर होता है तो शुद्ध जल का आपेक्षिक घनत्व 1 होता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट है, याद रखिए। नेक्स्ट है कि अगर ऐसी वस्तुएं जिनका आपेक्षिक घनत्व 1 से कम हो तो वो तैरती हैं, जबकि अगर किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व 1 से अधिक हो तो वो जल में डूब जाती है। ठीक है, तो क्या हो गया कि जल का आपेक्षिक घनत्व 1 था, तो अगर 1 से ज्यादा आपेक्षिक घनत्व वाली वस्तु जल के ऊपर रखी तो वो डूब जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर जल से कम वाले अपेक्षित घनत्व की वस्तु ऊपर रखी जल के, तो वो क्या करेगी, वो तैरने लगेगी। ठीक है, तो इसी कारण से लकड़ी क्या होती है, लकड़ी जल के ऊपर तैरती है, जबकि लोहा डूब जाता है। ठीक है, तो ये याद करिएगा। नेक्स्ट है कि पानी की ऊपरी सतह के अणुओं के बल के कारण उत्पन्न पृष्ठ तनाव जब सुई के गुरुत्व बल को संतुलित कर देता है तो लोहे की सुई पानी पर तैरती है। ठीक है, तो लोहे की सुई पानी पर क्या तैरेगी, जबकि पानी के ऊपरी सतह के अणुओं के संसंजक बल के कारण उत्पन्न पृष्ठ तनाव सुई के गुरुत्व बल को संतुलित कर देगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या था आर्किमिडीज का सिद्धांत? आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था कि कोई वस्तु, इन्होंने प्रिंसिपल दिया था कि कोई वस्तु द्रव में तैरेगी, डूबेगी, तो उसका क्या रीजन होता है। इन्होंने कहा था कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी हो जाती है। ठीक है, ऐसा लगता है कि उसके भार में कमी हो गई है। भार में ये जो कमी होती है यह वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो अगर जैसे बाल्टी है, ठीक है, मान लीजिए कोई बाल्टी है, पानी की भरी हुई बाल्टी, और आप उसमें कुछ चीज डुबोते हैं। ठीक है, उसके एक भारी सा कुछ ले जाइए, मतलब बॉल सी, मान लो हैवी बॉल ले गए और उसके अंदर डुबो दिया। ठीक है, उसी मेटल की बॉल ले गए और उसके अंदर डुबो दिया, तो वो क्या होगी कि हल्की लगने लगेगी पानी के अंदर जाकर। ठीक है, तो जितनी हमें हवा में उसका वेट लग रहा था, पानी में उसका कम लगेगा। तो ये क्यों होता है कि जो वो बॉल का वेट है, ठीक है, बॉल पानी के अंदर जितने द्रव को हटाएगी उतना ही हमें कमी का आभास होगा भार में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्लवन का नियम। प्लवन का नियम के अनुसार संतुलित अवस्था में अगर कोई वस्तु तैरती है तो वह अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित करती है। ठीक है, तो जितना उसका भार है वस्तु का, वो उसके बराबर के नीचे के लिक्विड को हटाती चली जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्लवन के नियम के अनुसार ठोस का गुरुत्व केंद्र और हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, आर्किमिडीज के प्लवन के सिद्धांत के अनुसार क्या स्टेटमेंट निकलते हैं, क्या फैक्ट निकलकर सामने आते हैं कि किसी भी वस्तु का भार पानी में कम तथा पानी की सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है। ठीक है, अगर किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाए तो उसका भार पानी में कम होगा और उस सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है। और वस्तु के भार में यह जो कमी हमें प्रतीत होती है पानी के अंदर जाने पर, यह वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगाए गए बल के कारण होती है और यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित जल के बराबर होती है। ठीक है, अगर कोई वस्तु किसी पानी में डुबोई जाती है तो उसको वस्तु के द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर की वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है। ठीक है,
नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है कि अगर किसी भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भर दिया गया तो जल में इसका भार कितना होगा? तो जल में इसका भार होगा गुब्बारे में जल के अंदर, ऊपर और नीचे दोनों ओर उत्प्लावन बल के सब्ट्रैक्शन के बराबर। ठीक है, तो जल में गुब्बारे का भार अगर हम निकालेंगे इस तरह से, मतलब किसी गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरकर उसे पानी में डुबो देते हैं, तो इसका भार होगा जल में भार माइनस उत्प्लावन बल। ठीक है, तो उत्प्लावन बल मतलब अपने बराबर के वो जल को हटा देगा। ठीक है, तो भार था 200 ग्राम और 200 ग्राम ही इसने हटा दिया, तो आभासी भार कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जल के अंदर गुब्बारे का भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट फैक्ट है कि शुद्ध जल के बर्फ में परिवर्तित होने पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बर्फ का घनत्व जल के घनत्व का 1/9वां भाग होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अगर शुद्ध जल को बर्फ में कन्वर्ट कर दिया जाए, जमा दिया जाए मतलब शुद्ध जल को, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर नॉर्मल जल की अपेक्षा बर्फ का घनत्व क्या हो जाएगा? यह 1/9 हो जाएगा। ठीक है, तो शुद्ध जल में बर्फ का 90% भाग पानी के ऊपर, पानी के अंदर सॉरी, और 10% भाग पानी के बाहर होना चाहिए। ठीक है, इसी कारण से क्या है कि ये जो आइसबर्ग्स होते हैं, जो बर्फ के तैरते हुए पहाड़ होते हैं, ठीक है, जैसे आप इधर पोल्स की साइड में देखेंगे, ध्रुवों की तरफ देखेंगे, तो वहां पर बर्फ तैरती रहती है पानी में। ठीक है, तो वो इसी कारण से कि जितना हिस्सा हमको ऊपर दिखता है बर्फ का तैरता हुआ, उससे कहीं ज्यादा हिस्सा पानी के अंदर रहता है। अगर जल शुद्ध है तो इसका 90% भाग पानी के अंदर रहेगा और 10% भाग ही ऊपर की तरफ दिखाई देगा। ये याद रखिएगा। तो एग्जाम्पल है आर्कटिक एवं अंटार्कटिक महासागर में प्लावी बर्फ दिखाई देती है। तो जल के ऊपर हम केवल 1/9 भाग देख सकते हैं और 8/9 भाग जल की सतह के अंदर रहता है इस प्लावी बर्फ का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सोडियम क्लोराइड और अन्य लवणों की अधिकता होती है समुद्री जल में। ठीक है, समुद्री जल क्या होता है? खारा होता है। तो इस खारेपन का कारण होता है सोडियम क्लोराइड और अन्य लवणों की अधिकता, और इस कारण से जब लवण ज्यादा हो जाएंगे पानी में तो पानी का घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसी कारण से समुद्री जल का घनत्व अधिक हो जाता है और उत्प्लावकता भी अधिक हो जाती है। उत्प्लावकता क्या है कि किसी चीज को अगर हम किसी लिक्विड में डुबाते हैं तो लिक्विड क्या है? ऊपर की ओर धक्का देता है चीज को। ठीक है, डूबने वाली चीज को ऊपर की ओर धक्का देता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे उत्प्लावकता बोलते हैं, बायंसी बोलते हैं। ठीक है, तो इस कारण से समुद्री जल का घनत्व अधिक होने के कारण क्या है? इसमें उत्प्लावकता भी अधिक हो जाती है और समुद्र के जल में तैरना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ताजे पानी की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना ज्यादा आसान होता है क्योंकि उसमें उत्प्लावकता अधिक होती है। और नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल का घनत्व तो ज्यादा होता है क्योंकि समुद्र में लवणता ज्यादा होती है। ठीक है, और अगर कोई जहाज इसी कारण से कि अगर कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वो कुछ ऊपर उठ जाता है। क्यों ऊपर उठ जाता है? क्योंकि समुद्री जल का घनत्व ज्यादा होता है और घनत्व ज्यादा होने के कारण बायंसी फोर्स भी ज्यादा होता है समुद्र का। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? उत्प्लावकता ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रकाश यानी कि लाइट।
अब अगर हम प्रकाश की बात करें, प्रकाश यानी लाइट, तो लाइट क्या है? लाइट एक तरह की ऊर्जा होती है और यह ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है, ठीक है। और इसका आभास हमें किस तरह से होता है? हमें आंखों द्वारा हम प्रकाश को देख सकते हैं। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 2900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में, ठीक है। तो ये लाइट के बारे में कुछ फैक्ट है, याद रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित और तरंग दैर्घ्य क्या है? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। और प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत इसके कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है, जैसे कि इन गुणों की व्याख्या कर पाता है, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। मतलब कि प्रकाश किसी सतह पर टकराकर वापस लौट जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? परावर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, कि प्रकाश अगर किसी सोर्स पे जाकर फिर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, ठीक है, दिशा बदल लेता है, तो प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है। तो ये कुछ प्रकाश के गुण हैं जिनकी विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत व्याख्या करता है। और विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी, किस प्रकार की तरंग होती है? तो यह अनुप्रस्थ तरंग होती है। दो तरह की तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। तो प्रकाश तरंग क्या होती है? प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक है, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और प्रकाश में कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जो कि तरंग सिद्धांत जिनकी व्याख्या नहीं कर पाता, जैसे कि प्रकाश का विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन सिद्धांत, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव या क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रकाश के फोटोन सिद्धांत द्वारा की जाती है, ठीक है। और ये दोनों प्रभाव कौन कौन से? विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन सिद्धांत प्रकाश के कण की प्रकृति को प्रकट करते हैं, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा बस कि आप किससे संबंधित है क्रॉम्पटन सिद्धांत, तो ये प्रकाश कण की प्रकृति से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दृश्य प्रकाश यानी कि विजुअल लाइट। तो विजुअल जैसा कि दृश्य मतलब कि देख सकते हैं जिसको हम, तो दृश्य प्रकाश ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण का ऐसा भाग होता है जो कि मानवीय आंख द्वारा देखा जा सकता है, ठीक है। और दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है 390 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में, ठीक है। और इस तरंग दैर्घ्य के बीच में मानव की आंख विद्युत चुम्बकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख पाती है। तो दृश्य प्रकाश की भी रेंज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हमारी आंखें, जैसे प्रकाश में कितने कलर होते हैं, हमने देखा था कि विबग्योर कलरों का क्रम होता है, ठीक है। तो विबग्योर से प्रकाश के रंगों को वर्णित किया जाता है। इसमें से जो बीच के दो कलर हैं, यानी कि ग्रीन और येलो, ठीक है। तो इस तरंग प्रकाश में बीच के जो दो रंग होते हैं, मानव आंख उसके लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। मतलब हम अपनी आंखों से अगर सारे कलर रखे हैं तो हमारी आंखें सबसे पहले पीले और हरे कलर को कैच करती है, ठीक है। तो मानव आंख दृश्य प्रकाश के पीले हरे भाग को, यानी कि 555 नैनोमीटर या लगभग 55 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पीले हरे रंग के प्रकाश के लिए आंखों की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य का कान किस आवृत्ति के लिए सेंसिटिव होता है? तो ये 1000 से 5000 हर्ट्ज के लिए सबसे अधिक
सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो आंखें सुग्राही किसके लिए होती हैं? 5500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती हैं। और कान हमारे सेंसिटिव किस तरंग दैर्ध्य के लिए होते हैं, किस आवृत्ति के लिए होते हैं? तरंग दैर्ध्य आवृत्ति के लिए। तो ये 1000 से 5000 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए सबसे सेंसिटिव होते हैं। और हमारे कानों द्वारा जो ध्वनि सुनी गई है, इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क में 1 सेकंड के 1/10वें भाग तक बना रहता है। और अगर 1/10 सेकंड के समाप्त होने से पहले कोई दूसरी ध्वनि सुनाई दे जाती है, तो हमें फिर क्लियर आवाज नहीं आती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इसी तरह होता है कि दो लोग कभी-कभी एक साथ बोल पड़ते हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि किसने क्या बोला, तो हम क्या कहते हैं, पहले तुम बताओ फिर तुम बताओ। ठीक है, क्योंकि वो टाइम डिफरेंस जो रहता है दोनों के बोलने का, वो 1/10 सेकंड से कम का रहता है, इसलिए हमारा कान और मस्तिष्क उसे अलग-अलग ठीक तरह से नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, तो दो ध्वनियों की छाप आपस में मिल जाती है, ये रीजन होता है। और जिस तरह से 1/10वें भाग तक हमारा कान सुनता है, उसी तरह से देखने के लिए दृष्टि की दृढ़ता होती है 1/16वें भाग। ठीक है, सेकंड के 1/16वें भाग पे। तो अगर 1/16 सेकंड तक हमने किसी चीज को देखा है, तो उसका तो पिक्चर बना लेगा माइंड, लेकिन अगर इससे कम टाइम तक देखा है तो फिर नहीं बना पाएगा। जैसे कि जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो अगर ट्रेन ज़्यादा तेज़ चल रही होती है, तो हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती। जो बगल की विंडो से अगर आप बाहर देखेंगे, तो हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती, ठीक है? लेकिन जैसे ही ट्रेन धीमी हो जाती है थोड़ी चलनी, तो फिर हमें चीज़ें दिखने लगती हैं। तो ये क्यों होता है? इसीलिए होता है कि 1/16 सेकंड से कम टाइम के लिए हमें कोई भी पिक्चर दिखाई दे रही है, जब ट्रेन तेज स्पीड में चल रही है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है और उसका विवर्तन भी कम होता है, जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। इसलिए हमें प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ दिखाई देता है। जब आप देखते होंगे कि किसी झरोके से सनलाइट आ रही है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो हमें क्या लगता है कि वो सीधी रेखा से आ रहा है, लेकिन वो हमें इसलिए ऐसा लगता है सीधी रेखा से आता हुआ, क्योंकि वो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है। ठीक है, जबकि प्रकाश में विवर्तन भी होता है। और प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ठीक है, प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है और प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और प्रकाश की तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती हैं। ठीक है, लेकिन ध्वनि तरंगे क्या है? ध्वनि तरंगों के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। ठीक है, तो ये प्रकाश तरंगे और ध्वनि तरंगों में डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि ध्वनि तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। ठीक है, अगर माध्यम नहीं है तो ध्वनि तरंगे मूव नहीं करती। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक वैक्यूम निर्वात में होती है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल भी माध्यम के साथ बदलती जाती है और सबसे अधिक चाल किस में रहेगी? निर्वात में रहेगी। लेकिन ध्वनि तरंगों की चाल ही नहीं रहेगी निर्वात में, ध्वनि तरंगे चल नहीं पाती है निर्वात में। ठीक है, तो ये फैक्टर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश की गति निर्वात में होती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश की गति पानी में होती है 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जबकि ध्वनि की गति वायु में होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि प्रकाश की गति निर्वात में ज़्यादा है और पानी में कम हो जाती है। तो ये याद रखिएगा। और ध्वनि की गति भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा कि ध्वनि की गति वायु में 332 मीटर पर सेकेंड होती है। और प्रकाश की गति आप देख रहे होंगे डिफरेंस, कि प्रकाश की गति सदैव ध्वनि की गति से ज़्यादा होती है और आकाशीय पिंडों और रॉकेट का वेग प्रकाश की गति से बहुत ही कम होता है। ठीक है, काफ़ी कम होता है, तो प्रकाश सबसे तेज चलता है।
और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में 499 सेकंड लगते हैं। अगर मिनट में इसको कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 8.3 मिनट। ठीक है, तो 8.3 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है कि जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहेगी, लेकिन उसका तरंग दैर्घ्य या वेग बदल जाएगा। ठीक है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति सेम रहेगी, लेकिन उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी या उसकी तरंग दैर्घ्य चेंज हो जाएगी। ठीक है, प्रकाश की, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर। तो प्रकाश तंतु क्या होते हैं? प्रकाश तंतु कांच या प्लास्टिक से निर्मित बहुत ही पतली खोखली बेलनाकार नलिकाएं होती हैं और प्रकाश तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है कि प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और इस कारण से इसमें ऊर्जा का क्षय नहीं होता। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है कि जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन से मतलब है कि इस कोई भी शेप है, मतलब ये तो मैं सर्कल बना रही हूँ, किसी भी शेप की कोई चीज है, अगर इसमें से प्रकाश अंदर आया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस तरह से टकराया, फिर दूसरी डायरेक्शन में टकरा कर चला गया, फिर तीसरी डायरेक्शन में, तो ये प्रकाश अंदर ही अंदर क्या है, इस तरह से रिफ्लेक्टर होता रहेगा और ये इसका कुछ भी अंश बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहेगा। ठीक है, तो क्या है, जब प्रकाश बाहर ही नहीं निकल पाएगा तो फिर ऊर्जा का क्षय भी नहीं होगा। इसी तरह से और क्या वर्क करता है, जैसे हीरा, हीरा भी सेम तरह से वर्क करता है, तो इसीलिए हीरे की जगमगाहट ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसमें भी जब प्रकाश पड़ता है तो उसका फिर आंतरिक परावर्तन होने लगता है और आंतरिक परावर्तन के कारण रिफ्लेक्शन उसका बढ़ जाता है और परिणाम स्वरूप हीरा क्या है, जगमगाने लगता है। तो हीरे को एक स्पेशल तरह की कटिंग की जाती है, उस कटिंग के कारण उसका रिफ्लेक्शन बढ़ जाता है और रिफ्लेक्शन के कारण उसकी जगमगाहट बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आंतरिक परावर्तन। इसी आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर एक और उपकरण कार्य करता है जिसको कहा जाता है इंडोस्कोप। इंडोस्कोप क्या होता है, यह एक चिकित्सकीय उपकरण होता है और इसमें लंबी पतली और लचीली नली होती है जिससे प्रकाश और वीडियो कैमरा दोनों की व्यवस्था होती है और चिकित्सक मानव के आंतरिक भागों का चित्र लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं और इसे प्राकृतिक जो छिद्र है मनुष्य के, जैसे कि नाक मुंह से शरीर के अंदर डाला जाएगा और इसे फिर अंदर का आंतरिक एक तरह से चेकअप किया जाएगा। ठीक है, बॉडी इंटरनल चेकअप के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे कि कई बार आपने सुना होगा कि बच्चे ने सिक्का निगल लिया, ठीक है, इस तरह से जैसे सिक्का निगल लिया तो उसको भी देखने के लिए एंडोस्कोप का यूज किया जा सकता है। ठीक है, एंडोस्कोप क्या होता है, एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और इसमें एक कैमरा और लाइट की व्यवस्था रहती है। उसको नली से अंदर मतलब मुंह से या नाक से अंदर डालेंगे और फिर इंटरनल बॉडी चेकअप के लिए ये यूज होता है। ठीक है, तो एंडोस्कोप याद रखिएगा। नेक्स्ट मृग मरीचिका या मृग तृष्णा। ठीक है, मिराज, मिराज क्या होता है, रेगिस्तान में इस तरह का दृष्टि भ्रम हो जाता है। रेगिस्तान में जैसे दूर से देखेंगे तो इंटर्न जो रिफ्लेक्शन होता है सनलाइट का, उसकी वजह से कई बार दूर से देखने पर ऐसा भ्रम हो जाता है कि वहां पर पानी है, लेकिन वो एक्चुअल में पानी नहीं होता, वो जो सैंड होती है, बालू होती है, बालू के रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, लाइट के रिफ्लेक्शन, बालू पर लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से इस तरह का दृष्टि भ्रम होता है कि यहाँ पर मरुस्थल में पानी की उपस्थिति है। इसे मृग तृष्णा या मरीचिका कहा जाता है। ठीक है, मिराज कहा जाता है। और मरीचिका क्या होती है, ये वायुमंडलीय अपवर्तन का एक आश्चर्यजनक उदाहरण होता है और ये गर्म रेगिस्तान में दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट कुछ फैक्ट हैं। तो हीरे की चमक, ठीक है, हीरे की चमकने का कारण क्या होता है? इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? ये होता है 2.42, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट होलोग्राफी एक टेक्निक होती है। होलोग्राफी क्या होती है? कि आभासी चित्रण, चित्र है नहीं लेकिन उसका 3D चित्र हमें दिखाई पड़ेगा लेजर लाइट की सहायता से, ठीक है। तो लेजर लाइट के सहायता से चित्रण करना क्या कहलाता है? होलोग्राफी कहलाता है। और इससे इस तकनीक में लेजर किरणों द्वारा किसी वस्तु का त्रिआयामी चित्र बनाया जाता है, ठीक है। तो किसी वस्तु का 3D प्रिंट बनाया जाता है। और होलोग्राफी ध्वनि, प्रकाश या किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकती है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट है कि पूरे पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का जब बाहरी प्रभामंडल चंद्रमा से पूरी तरह ढक जाता है तो क्या होता है? उसके चारों तरफ एक प्रभा जैसे निकलती है, ठीक है। तो उस समय सूर्य को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन आंशिक वलयाकार या पूर्ण सूर्य ग्रहण के आंशिक चरण को अगर हम न्यूड आई से देखें तो वो सुरक्षित नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस दौरान सूर्य से जो तरंग दैर्ध्य निकलती है वह उच्च तरंग दैर्ध्य होती है, ठीक है। पराबैंगनी विकिरण के उच्च तरंग दैर्ध्य होती है और इसे अगर हम न्यूड आई से देखेंगे तो हमारी आंखों को क्षति पहुंच सकती है। इसलिए बोलते हैं साइंटिस्ट कि जब सूर्य ग्रहण हो तो हमें चश्मे का यूज करके, चश्मा लगाकर ही सूर्य को देखना चाहिए, ठीक है। नहीं तो अल्ट्रावायलेट रेस जो पराबैंगनी विकिरण है उसके कारण हमारी आंखों को क्षति पहुंच सकती है। नेक्स्ट फैक्ट है कि तारों का रंग उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो अगर कोई तारा नीले रंग का दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वह तारा गर्म तारा है। और जो लाल रंग के तारे होते हैं वो सबसे कम गर्म तारे होते हैं। तो गर्म तारों का और ठंडे तारों का मतलब सबसे कम गर्म से ज्यादा गर्म का क्रम क्या रहेगा? तो सबसे कम गर्म रहेगा लाल रंग का तारा, ठीक है। उससे ऊपर नारंगी रंग का, उसके ऊपर पीले रंग का, उसके ऊपर श्वेत पीले रंग का, उसके ऊपर श्वेत रंग का, फिर नीले श्वेत रंग का और सबसे गर्म तारा रहेगा नीले रंग का, ठीक है। तो रेड, ऑरेंज, येलो, येलो, व्हाइट, ब्लू व्हाइट और फिर ब्लू कलर का जो तारा रहेगा वो सबसे गर्म तारा रहेगा, ठीक है। तो ये क्रम याद रखिएगा कि तारों के तापमान का क्रम किस तरह से होता है। और तारों का जीवन काल इसके द्रव्यमान और चमक पर निर्भर करता है। जो तारा जितना अधिक चमकीला होगा उसका जीवन काल उतना ही कम होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जितना चमकीला तारा उसका जीवन काल उतना ही कम होगा। और जो हॉरिजन होता है, ठीक है, जो क्षितिज होता है, तो क्षितिज के समीप देखने पर सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो जब आप जैसे सूरज जैसे आप अगर समुद्र के किनारे बैठे हैं, ठीक है, सागर के किनारे बैठे हैं और वहां से आप सनसेट होता हुआ देखेंगे, ठीक है, सूरज डूबता हुआ देखेंगे, तो वो क्षितिज होता है, ठीक है। तो क्षितिज में आपको किस तरह का सूरज दिखाई देगा? ओवल शेप का दिखाई देगा, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार, ना कि गोल। तो इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट है कि गहरे समुद्र में सतह से 400 से 8000 फीट की गहराई में जो जीवाणु पाए जाते हैं जैसे कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, वह अवरक्त विकिरण के प्रयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो अधिक गहराई में जो जीवाणु रहते हैं समुद्र में वे अवरक्त किरणों के द्वारा ऊर्जा मतलब अवरक्त किरणों का प्रयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण भी लाइट से रिलेटेड अभिक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्या होती है ये? प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है। और यह ऐसी जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है हरे पौधों के द्वारा। नेक्स्ट फैक्ट है कि तरंग दैर्ध्य अगर हम देखें विबग्योर में, जो स्पेक्ट्रम लाइट का स्पेक्ट्रम है विबग्योर, इसमें लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है और बैंगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि VIBGYOR में रेड का सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य और वी का वायलेट का सबसे कम तरंग दैर्ध्य रहता है। और तरंग दैर्ध्य के कारण क्या रीजन है कि दूर से यह सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो लाल रंग दूर से सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। मतलब कि अगर जैसे हम रेड से वी की तरफ जाएंगे तो रंग फैलने की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रैफिक लाइट में क्या होता है, रेड कलर जब रुकने का सिग्नल होता है ट्रैफिक लाइट में, तो रेड कलर दिया गया है रुकने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर रुके नहीं तो क्या होगा, एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से रेड कलर के लिए रेड कलर को रुकने के लिए यूज किया गया है, क्योंकि रेड कलर दूर से ही दिखाई दे जाता है। इसके कंपैरिजन में अगर ब्लू लाइट रहेगी तो ब्लू लाइट पास से दिखाई देगी, जबकि दूर से अगर देखेंगे ब्लू लाइट को तो ब्लू लाइट फैल जाती है और क्लियर दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो इस कारण से सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह सबसे कम प्रकीर्णित होता है कलर स्पेक्ट्रम में, ठीक है। तो रंगों के स्पेक्ट्रम में सबसे कम प्रकीर्णित होता है लाल रंग, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट नोट है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है। और आकाश नीला हमें क्यों लगता है? आकाश का रंग एक्चुअल में नीला नहीं है, लेकिन हमें नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। तो प्रकाश में जो कलर हैं, जैसे कि विबग्योर है ना प्रकाश के कलर, तो इसमें से जो ब्लू लाइट है वो बहुत अधिक फैलती है, और उसके कारण डिस्पर्सन के कारण क्या होता है कि हमें आकाश नीले रंग का दिखाई देता है, जबकि सभी तरह के रंग विद्यमान है वायुमंडल में, ठीक है। लेकिन नीले रंग फैलता है, इसलिए नीले रंग का आकाश दिखाई देता है। नेक्स्ट फैक्ट है कि अंतरिक्ष में क्योंकि वायुमंडल नहीं होता, और वायुमंडल ना होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखराव, डिस्पर्सन, ठीक है। तो प्रकीर्णन ना होने की वजह से क्या होता है, अंतरिक्ष हमें काला दिखाई देता है, ठीक है। तो जैसे अभी एस्ट्रोनॉट जब जाते हैं और वो फोटो लेते हैं तो क्या होता है कि वो चारों तरफ का फिर काला दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति रहती है अंतरिक्ष में जाने पर। और अगर हम फ्लाइट में जाते हैं और अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाए, तब भी वो काला दिखाई देता है, तो वो ब्लू दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट फैक्ट है कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो उसका क्रम विबग्योर इंग्लिश में, और हिंदी में अगर हम देखें तो वी इस तरह से, ठीक है। तो विबग्योर में वी से वायलेट यानी कि बैंगनी, आई से इंडिगो जामुनी, ठीक है, बी से ब्लू और मतलब कि नीला, जी से ग्रीन मतलब कि हरा, वाई से येलो मतलब पीला, ओ से ऑरेंज मतलब नारंगी, और आर से रेड मतलब कि लाल, ठीक है। तो ये 7 रंगों का मिश्रण होता है श्वेत प्रकाश का प्रकाश। और अगर श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारें तो जो लाइट है वो अपने 7 रंगों में बिखर जाती है, ठीक है। तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और इसे घटना को
क्या कहा जाता है? इसे प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि घास की पत्तियां हमें हरी क्यों दिखाई देती हैं? तो हरी घास की पत्तियों पर जो प्रकाश पड़ता है, इससे पत्तियों में उपस्थित प्रकाश संश्लेषी वर्णक, जो कि ग्रीन के अलावा बाकी के कलर हैं, वे अवशोषित हो जाते हैं और सिर्फ हरा रंग ही प्रकाश को परावर्तित करता है। ठीक है, तो इसलिए पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है। इसी तरह से हमें किसी भी चीज का रंग उस रंग की क्यों कोई चीज दिखाई देती है? क्योंकि वो बाकी के कलर अब्जॉर्व कर लेगी और सिर्फ वही कलर हमें दिखाई देगी जिस कलर की वो चीज है। ठीक है, तो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। तो जैसे कि हमें कोई चीज ब्लू क्यों दिखाई देती है? क्योंकि ब्लू के अलावा बाकी के जो कलर्स हैं उसको अवशोषित कर लेती है वो वस्तु। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रसारी विश्व की संकल्पना। ठीक है, प्रसारी मतलब जैसे एक छोटा पॉइंट है, फिर वो फैल, मतलब कोई भी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर कोई भी चीज है, फिर ठीक है, फिर वो नेक्स्ट जाने पर फैल जाती है, फिर फैल जाती है। ठीक है, तो प्रसारी विश्व इस तरह से, जैसे आप देखें इस तरह से फैलता हुआ। ठीक है, विश्व की संकल्पना क्या है? ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित होती है और डॉपलर प्रभाव के कारण आकाश गंगाओं के केंद्र से आने वाले प्रकाश में उत्पन्न लाल विचलन यह दर्शाता है कि वो हमसे दूर जा रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हर दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक है, तो डॉपलर प्रभाव मतलब फैलती हुई, एक तरह से विस्तारित होते ब्रह्मांड की संकल्पना डॉपलर प्रभाव से जस्टिफाई की जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वह आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, दो तरह के दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल मतलब कॉन्वेक्स लेंस और अवतल मतलब कॉनकेव लेंस। तो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा, और इसके द्वारा बड़े क्षेत्र के प्रतिबिंब को छोटे से क्षेत्र में बना दिया जाता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए इसका जो जैसे कार का जो साइड मिरर रहेगा, ठीक है, तो कार के साइड मिरर में इसे यूज किया जाएगा क्योंकि वो पीछे जो ट्रैफिक होता है, ठीक है, तो बड़े एरिया के ट्रैफिक को वो छोटे से मिरर में संकेंद्रित कर देता है। ठीक है, और जो खगोलीय दूरदर्शी होते हैं, खगोलीय दूरदर्शों से बना अंतिम प्रतिबिंब आभासी और बड़ा होता है। ठीक है, तो खगोलीय दूरदर्शी के बारे में ये फैक्ट याद रखिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कृष्ण छिद्र। अब देखिए ये तो हमने पढ़ लिया उत्तल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण के बारे में क्या रहता है? अवतल दर्पण बड़ा कर देता है प्रतिबिंब को। ठीक है, तो जैसे कि जो टॉर्च होती है, टॉर्च में कौन सा लेंस यूज करेंगे? उसमें अवतल दर्पण यूज करेंगे क्योंकि वो प्रकाश को बिखेर देगा। ठीक है, वो बड़ा कर देगा एरिया को। तो टॉर्च के लिए जो सर्च लाइट होती हैं उनके लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कृष्ण छिद्र टर्म। क्या होता है कृष्ण छिद्र? यानी इंग्लिश में से बोलते हैं ब्लैक होल। तो ब्लैक होल ब्रह्मांड में एक असीमित घनत्व का द्रव्य युक्त पिंड होता है जो कि प्रकाश को परावर्तित करने में अक्षम होने के कारण अदृश्य है, और इसमें इतनी इसका जो कैपेसिटी है, गुरुत्वाकर्षण कैपेसिटी है, वो इतनी होती है कि ये प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेता है। ठीक है, ये प्रकाश को भी अब क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो इसी कारण से प्रकाश भी इसमें से पलायन नहीं कर पाता और इसके काले रंग के कारण इसे कृष्ण छिद्र कहा जाता है, और कृष्ण छिद्र को दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो जो कृष्ण छिद्र जैसे कि अभी तक साइंटिस्ट ने लिया है तो इस तरह का है। इसका जो बीच का जो पार्ट है वो पूरा काला है। ठीक है, फिर इसके चारों तरफ लाइट दिखाई पड़ती है क्योंकि बीच में लाइट गायब हो जाती है इसमें। ठीक है,
लाइट क्या है, एक तरह से सिंक हो जाती है इसके अंदर, और फिर का जो एरिया है वो चारों तरफ का काला। ठीक है, तो इस तरह का एक पिक्चर लिया गया है साइंटिस्ट के द्वारा कृष्ण छिद्र का। नेक्स्ट फैक्ट है कि अगर दो समानांतर समतल दर्पण के बीच अगर हम कोई वस्तु रख दे तो जो प्रतिबिंब बनेंगे दर्पण पर वो अनंत हो जाएंगे। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि एक दर्पण में प्रतिबिंब आएगा, फिर उसका प्रतिबिंब दूसरे दर्पण में, फिर उसका प्रतिबिंब दूसरे में, इस तरह से n नंबर ऑफ प्रतिबिंब, अनंत प्रतिबिंब उत्पन्न हो जाएंगे दर्पणों में अगर हम दो मिरर्स को आमने सामने रख दें, एक दूसरे की तरफ फेस करके, और उनके बीच में कोई सेंटर पे कोई वस्तु रख दें। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, अनंत प्रतिबिंब हो जाते हैं, प्रतिबिंबों की संख्या अनंत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष में दृश्य रंगों का क्रम होता है। ये हम देख चुके हैं। ठीक है, तो दृश्य रंगों का क्रम लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी होता है। और इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपर्ण होते हैं। सीमांत, ठीक है, तो मतलब जो एक्सट्रीम कॉर्नर होते हैं वो कौन सा होंगे, वी और आर। ठीक है, तो वॉयलेट और रेड होंगे, बैंगनी और लाल होंगे। नेक्स्ट फैक्ट है कि पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है। ठीक है, तो अगर कोई बबल आ जाता है पानी के अंदर तो वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ठीक है, अवतल लेंस की तरह वह वर्क करता है, ये याद रखिएगा। और पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है, इसलिए जल में डूबे बुलबुले के लेंस की प्रकृति बदल जाती है। ठीक है, तो जल में डूबा हुआ बुलबुला क्या, अवतल लेंस। और नेक्स्ट फैक्ट है कि अगर किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसे कितने हाइट का मिरर चाहिए पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, तो अपनी लंबाई की आधी लंबाई का मिरर चाहिए। ठीक है, तो अगर 6 फीट का व्यक्ति है तो उसे 3 फीट का मिरर चाहिए अपनी पूरी आकृति को देखने के लिए। तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट फैक्ट है कि नेत्र के सामने की वह निकटतम दूरी जहां पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है, वह दूरी कितनी होनी चाहिए सामान्य आंख के लिए, वह होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम नॉर्मल हमारी आंखें हैं, ठीक है, हमें कोई दृष्टि दोष नहीं है, और अगर हम किसी चीज को स्पष्ट देखना चाहते हैं तो हमें 25 सेंटीमीटर की दूर से उसे देखना चाहिए। ठीक है, तो जैसे बुक पढ़नी है तो 25 सेंटीमीटर दूर रखकर हम बुक को पढ़ेंगे, तभी वो हमें क्लियर दिखाई देगी। ठीक है, अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मे के लिए ये दूरी फिर चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वो टाइप करता है कि कितने पावर का चश्मा है, उस पर ये डिस्टेंस फिर चेंज हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि आंखें कमजोर होती है तो कई लोग बहुत पास से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो फोकस होता है आंख का वो चेंज हो जाता है दृष्टि दोष के कारण। ठीक है, तो जो चश्मा लगाते हैं वो बिना चश्मे के बहुत पास से या बहुत दूर से पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर नॉर्मल आई है तो 25 सेंटीमीटर से क्लियर पढ़ सकते हैं किसी भी चीज को। और मनुष्य की सामान्य नेत्र दृष्टि का विस्तार होता है इस तरह से 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक। ठीक है, तो हम 25 सेंटीमीटर से अनंत तक नॉर्मल आई से देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष दो तरह के होते हैं, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में उल्टा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि दूर की दृष्टि में हमें चीजें नहीं दिखाई देंगी। जिसे दूर दृष्टि दोष होता है उसे पास की वस्तुएं क्लियर नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुओं पर दृष्टि से केंद्रित करने में परेशानी होती है, और इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु देखने में परेशानी और इसके लिए उत्तल लेंस का यूज, और निकट दृष्टि दोष में दूर देखने के लिए परेशानी और इसमें अवतल लेंस का उपयोग। ठीक है, तो ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट फैक्ट है कि हेड मिरर का प्रयोग डॉक्टर नाक, कान और गले की जांच के लिए करते हैं। क्या होता है ये हेड मिरर? हेड मिरर होता है जो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण क्या होता है? वो बड़ा कर देता है चीजों को। तो लेंस जैसे आपने देखा होगा, जो एक्सपेरिमेंटल लेंस होते हैं, तो हम कई बार देखते हैं ना कि जो छोटी सी चीज है वो बड़ी दिखाई देने लगती है लेंस से। नेक्स्ट है कि कारों की हेडलाइट, खोज बत्ती, सर्च लाइट में अवतल या नतोदर दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और धूप के चश्मे, जो हमारा ब्लैक गॉगल होते हैं, जो धूप के लिए हम फैशन के लिए भी यूज करते हैं लोग कई बार। तो धूप के चश्मे की पावर शून्य होती है, ठीक है। डायोप्टर चश्मे की पावर या लेंस की क्षमता किससे की जाती है, किस यूनिट से? कल की क्लास में हमने पढ़ा था, जब हमने यूनिट की क्लास पढ़ी थी लेक्चर 1 में। तो लेंस की क्षमता मेजर की जाती है डायोप्टर में, ठीक है। लेकिन धूप का चश्मा सिर्फ धूप से बचाता है, उसमें ब्लैक कलर की फिल्म लगी रहती है, जिसकी वजह से हमारी आंखों पर चमक नहीं पड़ती रोशनी की, ठीक है। तो उसमें लेंस नहीं होता, ठीक है। मतलब दृष्टि दोष के लिए नहीं होते हैं धूप के चश्मे। तो उनके लेंस की क्षमता जो होती है वो 0 डायोप्टर होती है, ठीक है। नजर का चश्मा नहीं होता धूप का चश्मा, 0 डायोप्टर। तो ये याद रखिए। और इसे कोई भी यूज कर सकता है, जरूरी नहीं कि दृष्टि दोष वाला व्यक्ति ही धूप का चश्मा यूज करे। नेक्स्ट है फैक्ट है कि अगर समान फोकस दूरी, सेम फोकल लेंथ वाले तो लेंस को एक साथ सटा कर रख दे, एक अभिसारी लेंस है और एक अपसारी लेंस है, अगर दोनों लेंस को सटा कर रख दे तो वो कांच की समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट है कि रेटिना, जो हमारी आंख में रेटिना होता है, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, छोटा और वास्तविक बनता है, ठीक है। और प्रतिबिंब बनने का संदेश इसके बाद हमारी आंख के रेटिना पर उल्टा बन गया, फिर ब्रेन को वो सिग्नल गए, ठीक है। तो जैसे कि हमारे ब्रेन से कनेक्टेड रहती हैं तंत्रिकाएं, तो तंत्रिकाओं द्वारा सिग्नल फिर मस्तिष्क तक पहुंचता है और वह वस्तु हमें सीधी दिखाई देने लगती है, ठीक है। रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा है, लेकिन मस्तिष्क द्वारा उसे क्या करा जाता है? सीधा प्रतीत कराया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टॉपिक ऊष्मा, ठीक है। ऊष्मा मतलब हीट। तो ऊष्मा क्या होता है? अगर देखिए दो वस्तुएं हैं, दोनों का अलग अलग टेम्परेचर है, ठीक है, और वो एक दूसरे के संपर्क में आएंगी, तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में होगा, ठीक है। तो यही तापांतर जो है, तापांतरण के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? ऊष्मा कहलाता है, ठीक है। तो ऊष्मा ऐसी ऊर्जा होती है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतरण के कारण स्थानांतरित होती है, ठीक है। और ऊष्मा किस पर निर्भर करेगी? ऊष्मा द्रव्यमान पर निर्भर करती है, ठीक है। तो ऊष्मा, किसी वस्तु की ऊष्मा उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अब फार्मूला क्या होता है कि अगर कार्य ऊष्मा में बदले, ऊष्मा को Q से डिनोट किया जाता है। अगर कार्य जो कि W, ठीक है, W से डिनोट किया जाता है कार्य को, कार्य ऊष्मा में बदलता है तो फार्मूला क्या बन जाता है? W अपॉन K इक्वल्स टू J, ठीक है। W अपॉन K इक्वल्स टू J, यानी कि W इक्वल्स टू JQ, ठीक है। तो ये फार्मूला बन जाता है। यहाँ पर J जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है और इसे कहा जाता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट या ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। J की वैल्यू होती है 4.186 जूल प्रति कैलोरी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि J की वैल्यू क्या होती है ऊष्मा के संदर्भ में, तो ये होती है 4.186 जूल प्रति कैलोरी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह हुआ कि अगर 4.186 जूल का यांत्रिक कार्य किया जाए तो उसमें से
1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो 4.186 जूल के यांत्रिक कार्य से 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऊष्मा गतिकी यानी कि थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में हम ऊष्मा गति का प्रथम नियम देखते हैं। ऊष्मा गति का पहला नियम क्या होता है? अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन है कि कल हमने न्यूटन के नियम पढ़े थे। ठीक है, ये बताइए कि न्यूटन ने कितने नियम दिए थे? न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन दिए थे, तो कितने लॉ ऑफ मोशन दिए थे न्यूटन के द्वारा, और इनका वर्णन न्यूटन ने किस पुस्तक में किया है? ठीक है, तो न्यूटन की पुस्तक का नाम भी बताइए और इसी के साथ कितने लॉ ऑफ मोशन दिए थे ये भी बताइए, और अगर हो सके तो नाम भी बताइए कि उनके नाम क्या क्या हैं। चलिए, तो अभी थर्मोडायनेमिक्स में वापस आ जाते हैं। तो पहला देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो पहले नियम के अनुसार ये नियम जो है वो बेसिकली ऊर्जा संरक्षण से रिलेटेड है, एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड है, और इसके अनुसार किसी निकाय को दी जाने वाली ऊर्जा 2 कार्यों में व्यय होती है। ठीक है, किस तरह से व्यय होगी? एक तो है कि निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने से, जिससे निकाय का ताप बढ़ेगा, और दूसरा है बाह्य कार्य करने में। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफर जो होता है वो 2 तरह से होता है किसी भी वस्तु से। एक तो उसका इंटरनल एनर्जी ना चेंज होगा, ठीक है, और दूसरा है कि एक्सटर्नल वर्क के द्वारा इसकी एनर्जी ट्रांसफर होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं समतापी प्रक्रम। तो समतापी प्रक्रम है कि जब किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि निकाय का ताप पूरी क्रिया में स्थिर रहे। ठीक है, निकाय का तार स्थिर है मतलब क्या है कि कोई वस्तु है तो उसमें से एनर्जी ट्रांसफर ना हो। ठीक है, जो उसका एनर्जी है पहले, वो काम के बाद भी उतनी ही एनर्जी उसमें रहे। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? समतापी परिवर्तन कहते हैं। समतापी मतलब कांस्टेंट रहा उसका टेम्परेचर, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एनर्जी लॉस नहीं हुआ। ठीक है, तो समतापी परिवर्तन इसे कहेंगे। नेक्स्ट आता है रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष प्रक्रम है कि ऐसा कोई परिवर्तन हो जिसमें ना तो हीट अंदर से बाहर जाए और ना ही बाहर से अंदर आए। ठीक है, तो बाहरी माध्यम को ना तो वो निकाय ऊर्जा दे, ऊष्मा दे, और ना ही कोई ऊष्मा ले, इसे रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर अचानक प्रसार हो जाता है तो वो शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाती है। ठीक है, तो इस तरह का परिवर्तन क्या कहलाता है? रुद्धोष्म परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो प्रथम नियम क्या था? एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड था। ठीक है, अब फर्स्ट रूल क्या है कि ये ऊष्मा की डायरेक्शन नहीं बताता, ऊष्मा प्रवाह की डायरेक्शन नहीं बताता। ठीक है, तो प्रवाहित होने की दिशा को नहीं बताता है, लेकिन दूसरा नियम जो है वो ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को बताता है कि मतलब ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है तो किस दिशा में हो रहा है, और इसे 2 कथनों के रूप में व्यक्त किया जाता है। पहला है कि केल्विन के कथन के अनुसार ऊष्मा का पूर्णतया कार्य में परिवर्तन असंभव है। ठीक है, क्यों असंभव है? क्योंकि कुछ ना कुछ जब ऊष्मा कार्य में बदलेगी तो कुछ ना कुछ लॉस जरूर होगा एनर्जी का। ठीक है, तो इस तरह से पूरी तरह से कन्वर्जन असंभव है। और दूसरा, क्लासियस के अनुसार ऊष्मा अपनी कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। ठीक है, तो जो टेम्परेचर फ्लो रहेगा, अगर हम ज्यादा टेम्परेचर और कम टेम्परेचर की वस्तुओं को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखेंगे तो क्या होगा? जो टेम्परेचर फ्लो मतलब थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो कम टेम्परेचर की वस्तु है
वो भी उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, और जो ज़्यादा टेम्परेचर की है उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर की ओर ऊष्मा प्रवाहित हो, ठीक है। तो यूनिडायरेक्शनल होता है एक तरह से, ऐसा क्लासियस ने कहा था, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप पर उत्पन्न पानी के चलन से अधिक गंभीर होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो भाप होती है पानी की उसमें गुप्त ऊष्मा होती है। तो इस कारण से अगर हमारी स्किन पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी गिराया जाए और उसी टाइम पर दूसरी जगह पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप के टच में हमारी स्किन को लाया जाए, तो हमारी स्किन जो है वो भाप से ज्यादा जलेगी बजाय कि पानी से। क्यों? क्योंकि भाप में क्या है? भाप में गुप्त ऊष्मा है। तो इसका मतलब है कि उसके जो टेम्परेचर की सिवियरिटी है वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो गुप्त ऊष्मा के कारण जलन अधिक होती है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 ग्राम वाष्प में 540 कैलोरी ऊष्मा अधिक होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि 1 ग्राम द्रव्यमान में 540 कैलोरी ऊष्मा ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा तापमान होता है जो कि डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में समान होता है, ठीक है। तो ये फैक्ट है, याद रखिएगा कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में समान होगा, ठीक है। तो कैसे होगा? अगर हम पुष्टि करते हैं तो फार्मूला होता है, अगर हमें सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो इसका फार्मूला होता है C/5 इक्वल्स टू F - 32/9, ठीक है। अगर हम दोनों साइड में C और F की जगह -40 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? पार्डन, अगर हम F की तरफ में -40 रखेंगे तो C की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो C की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? वो भी -40 निकल कर आएगी, ठीक है। तो ये याद रखिए। नेक्स्ट फैक्ट है कि ठंडे देशों में पारे की जगह पर एल्कोहल को थर्मामीटर में यूज किया जाता है, ठीक है। पारे की जगह पर एल्कोहल को थर्मामीटर में यूज करते हैं ठंडी जगहों पर। क्यों करते हैं? क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यमान कम होता है, ठीक है। एल्कोहल का द्रवांक कम होता है और ठंडे स्थानों पर इसका हिमांक काफी नीचे होता है। इस कारण से शून्य से काफी नीचे तापमान हो जाने पर भी यह द्रव अवस्था में ही रहता है, ठीक है। तो इस कारण से पारे की जगह पर एल्कोहल को यूज करते हैं ठंडी जगहों पर थर्मामीटर में, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है कि स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है हिमरोधी के रूप में, ठीक है। हिमरोधी के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग स्वचालित इंजनों में किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकोल को मिलाया जाएगा तो इसका हिमांक 0 डिग्री से घट जाता है, ठीक है। और इसी कारण से ठंडे देशों में बर्फ नहीं जमती है इंजनों में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाएगा ठंडी जगहों पर, और थर्मामीटर में किसका यूज किया जाएगा? पारे की जगह एल्कोहल का यूज। नेक्स्ट फैक्ट है कि अगर किसी पदार्थ का घनत्व और उसके द्रव्यमान और उसके आयतन का अनुपात होता है, पार्डन, किसी पदार्थ का जो घनत्व होता है वो उसके द्रव्यमान और उसके आयतन का अनुपात होता है, ठीक है। तो हमने देखा था अभी D = M/V होता है। और गर्म करने पर किसी पदार्थ के आयतन में वृद्धि होती है, ठीक है, वो एक्सपेंड करता है। तो अगर एक्सपेंड करेगी मतलब उसका जैसे सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा, ठीक है, सतही क्षेत्रफल या उसके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी किसी भी चीज के। तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ने से क्या होगी? गर्मी के कारण अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी और उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो
आयतन जब बढ़ेगा तो घनत्व कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमने देखा था कि आयतन और जो घनत्व होता है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि घनत्व बढ़ेगा, पार्डन, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, और आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है कि शीशे की छड़ को अगर भाप में रखा जाए तो लंबाई के साथ साथ इसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये फैक्ट है, याद रखिए। और नेक्स्ट फैक्ट है कि ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल, इनको गलाने पर ये आयतन में सिकुड़ते हैं, ठीक है। और इस प्रकार जो ठोस है वो अपने गले द्रव में प्लवन करते रहते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट है, ये याद रखिए। नेक्स्ट है कि थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट मतलब थर्मो वर्ड आ गया तो टेम्परेचर से रिलेटेड हो गया, ठीक है। थर्मोस्टेट क्या होता है, स्टेट का मतलब स्टैटिक से स्टेट बना है, ठीक है। तो स्टैटिक मतलब एक जैसा, कांस्टेंट। तो थर्मोस्टेट जो होता है वो तापमान को नियंत्रित या स्थिर करने का कार्य करता है, और इससे क्या होता है, इससे ऊर्जा की बचत होती है, ठीक है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ऊर्जा की बचत होगी। नेक्स्ट फैक्ट है कि एसी और एयर कूलर दोनों ही क्या करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं और वायु की गति को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। लेकिन एयर कंडीशनर आर्द्रता, ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करता है, जबकि वाटर कूलर ऐसा नहीं करता। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर वाटर कूलर चल रहा है और आप उसके सामने बैठते हैं तो आपके पूरे शरीर पर चिपचिपाहट जैसी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल नहीं करता। लेकिन अगर आप एसी वाले कमरे में बैठते हैं, आपके शरीर से पसीने सूख जाते हैं और बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं रहती, क्योंकि एसी क्या करता है, वो ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक आर्द्रता एवं तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक है। एसी क्या करता है, वातानुकूलित करता है और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट फैक्ट है कि जल में अगर नमक मिला दे या कोई भी अशुद्धि मिला दे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। और जबकि दूसरी ओर पार्डन, जल में अगर नमक जैसे कोई इम्प्यूरिटी मिला दे, अशुद्धि मिला दे, तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। जबकि अगर अपद्रव्यों को मिला दे तो गलनांक इसका कम हो जाएगा, ठीक है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में अगर हम नमक, शोरा आदि मिला दें तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री से घटकर -22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि बर्फ का गलनांक कम हो जाता है अगर हम उसमें नमक या शोरा मिला दें तो। नेक्स्ट फैक्ट है कि थर्मस फ्लास्क जो होता है, जो पानी जैसे पानी गर्म रखने वाली जो बोतल होती है, तो उसमें दो परतों के बीच वैक्यूम होता है, ठीक है। इस वैक्यूम के कारण क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाता, बोतल के अंदर की हीट बाहर नहीं जा पाती, ठीक है। वैक्यूम, क्योंकि कोई उसको स्पेस ही नहीं मिल रहा है हीट को ट्रैवल करने के लिए। तो इस कारण से क्या है कि वैक्यूम के कारण संचालन, संवहन और विकिरण की क्रिया से ऊष्मा की हानि या प्राप्ति नहीं होती है, और इस कारण से थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक जो लिक्विड है वो गर्म या ठंडा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है कि श्वेत रंग प्रकाश का पूर्णतया परावर्तक है, और इसमें बहुत कम मात्रा में ऊष्मा अवशोषित हो जाती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि गर्मियों में सफेद रंग के कपड़े पहनना आरामदायक रहता है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को, ठीक है। तो अगर अब्जॉर्ब नहीं करेगा, मतलब रिफ्लेक्ट कर देगा, तो क्या है, एनर्जी कंज्यूम, मतलब एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं हुई, एनर्जी नहीं हुई तो टेम्परेचर
बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो ठंडक पहुंचाते हैं। गर्मियों में अगर हम सफेद रंग के कपड़े पहने तो वो शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा को अवशोषित नहीं करते। इसी के ऑपोजिट अगर हम डार्क कलर या काले कलर के कपड़े पहनते हैं तो वो ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और वो शरीर को ज़्यादा गर्मी फिर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो हमें ज़्यादा गर्मी लगेगी अगर हम काले रंग के कपड़े पहनेंगे धूप में या गर्मी में। नेक्स्ट है कि शरीर से जो पसीना बहता है, इस पसीने के कारण जल की हानि वातावरण के ताप और वातावरण की नमी दोनों पर ही निर्भर करती है, ठीक है। तो ये फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें पानी ठंडा क्यों रहता है। तो मिट्टी के घड़े की दीवारों पर बहुत सारे सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से क्या होता है, पानी रिसता रहता है। तो घड़े की सतह पर हमेशा उसके रिसने के कारण गीलापन रहेगा और छिद्रों से निकले पानी का वाष्पोत्सर्जन होता रहेगा। और जहां पर वाष्पोत्सर्जन होगा वो सतह क्या हो जाएगी, वो सतह ठंडी हो जाएगी, ठीक है। और जब सतह ठंडी हो गई तो फिर उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो गया, ठीक है। और इसी कारण से जो अंदर का पानी है उसका टेम्परेचर भी कम हो गया, ठीक है। इस तरह से कि मटके की जो मटका है वो ठंडा हो जाता है, इस वजह से वो अपने अंदर के पानी को भी फिर उसका भी टेम्परेचर डिक्रीज कर देता है और पानी को भी ठंडा कर देता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट है कि ग्रीष्म काल में जब मौसम उमस भरा होता है, मतलब ह्यूमिडिटी होती है जब, तो आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल हमारे ऊपर प्रत्येक दिशा से दबाव डालता है और लेकिन हम नॉर्मली क्या है, इस दबाव का अनुभव नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी ब्लड का प्रेशर रहता है, ठीक है। तो हमारा ब्लड प्रेशर की वजह से जो हमें वायुमंडल का प्रेशर है वो फील नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी प्रेशर और वायुमंडल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो दोनों बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो बाह्य दबाव को संतुलित कर देता है हमारा रक्तचाप। लेकिन अगर हम पानी के अंदर जाएंगे तो पानी के अंदर जाने पर क्या है, हमें इसका जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो फील होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो पानी का अंदर का प्रेशर है वो हमारे ब्लड प्रेशर से ज़्यादा होता है, ठीक है। जबकि जो नॉर्मल एयर का प्रेशर है वो हमारे ब्लड प्रेशर को बैलेंस कर देता है। तो जल के अंदर बाह्य दबाव का अनुभव करेंगे, क्योंकि जल में बाह्य दबाव हमारे रक्तचाप से अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है कि अगर किसी बोतल में पानी भरा जाएगा तो उसमें बर्फ के जमने पर बोतल टूट जाएगी। क्यों टूट जाएगी, तो अभी हमने देखा था कि पानी जो है वो 0 डिग्री पर बर्फ के रूप में परिवर्तित होता है, ठीक है। 0 डिग्री अगर पानी का टेम्परेचर कर देंगे तो वो बर्फ बन जाएगा। और जब 0 डिग्री पर रहेगा पानी तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, ठीक है। आयतन बढ़ जाता है, इसलिए क्या होता है कि जब भी आप देखेंगे कि अगर आप फ्रिज में किसी प्लास्टिक की बोतल को पूरा मुंह तक भर दीजिए और उसे फ्रीजर में रख दीजिए, तो वो बर्फ जब बनेगा तो वो फैलेगा, ठीक है। उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या है, बोतल चटक जाएगी, ठीक है। अंदर से दबाव पड़ेगा और बोतल चटक जाएगी। तो आंतरिक दबाव सीमा से अधिक होने पर बोतल टूट जाती है। आंतरिक दबाव बढ़ जाता है जिसके कारण बोतल टूट जाती है। नेक्स्ट फैक्ट है कि सूर्य जो हमें ऊष्मा देता है, ठीक है। तो दिन में तो पृथ्वी उसे अवशोषित कर लेती है और रात में उस ऊष्मा को रिलीज करती है, ठीक है। तो विकिरण द्वारा ऊष्मा को उत्सर्जित करती है रात में पृथ्वी। और इसमें क्या होता है कि अगर बादल नहीं है, ठीक है, बादल नहीं है तो क्या होगा कि ठंडक हमें महसूस होगी पृथ्वी पर, ठीक है, क्योंकि ऊष्मा
रिलीज जो उत्सर्जित हुई वो वापस वायुमंडल में चली गई। लेकिन बादल क्या करते हैं, बादल उस ऊष्मा को जो उत्सर्जित होके वापस वायुमंडल में जाने वाली थी, रात में अगर बादल हो जाएंगे तो बादल क्या है, वो वापस से उसे रिफ्लेक्ट कर देंगे पृथ्वी की ओर। ठीक है, इसलिए बादलों भरी जो रात होती है वो क्या होती है, वो गर्म होती है। ठीक है, क्योंकि वो सूर्य के विकिरण को वापस से पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट कर देती है, भेज देती है वापस। तो इससे स्वच्छ आकाश वाली रातों की अपेक्षा बादल आच्छादित रातें अधिक गर्म होती हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट फैक्ट है कि ताजा बर्फ से ढकी भूमि 80 से 85% तक सूर्य की रोशनी को परावर्तित कर देती है। ठीक है, तो जो व्हाइट स्नो होती है वो 80 से 85% तक सूर्य की रोशनी को परावर्तित कर देती है। तो अभी हमने देखा था कि सफेद रंग क्या है, सफेद रंग प्रकाश का परावर्तक होता है। ठीक है, और इसके बाद सबसे ज्यादा इसका मतलब क्या है, एल्बिडो। ठीक है, एक मेजरमेंट होता है जो कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने का मेजरमेंट होता है, इसको एल्बिडो बोलते हैं। ठीक है, तो ताजा बर्फ का एल्बिडो सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, हाई रहता है। इसके बाद जो एल्बिडो आएगा वो रेत के रेगिस्तान। ठीक है, रेत का रेगिस्तान 30 से 40% तक सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। उसके बाद प्रेयरी भूमि, ठीक है, जो घास के मैदान रहते हैं, वो 20 से 25% तक सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, और धान के खेत 10 से 20% तक सनलाइट को ही रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्रम है, याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा एल्बिडो जो ताजा बर्फ से ढकी भूमि का, उसके बाद रेत के रेगिस्तान का, उसके बाद प्रेरी भूमि, और उसके बाद धान के खेत। ठीक है, तो ये क्रम याद रखिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फैक्ट की शीत प्रकोष्ठ यानी कि कोल्ड स्टोरेज। तो कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, फल और सब्जियां रखी जाती हैं जिससे कि वो खराब नहीं हो, लंबे समय तक खराब नहीं हो। तो क्यों कोल्ड स्टोर में फल और सब्जियां खराब नहीं होती, क्योंकि आ, जो फल और सब्जियां होती हैं उनकी श्वसन दर का ह्रास हो जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट होता है, याद रखिएगा। श्वसन दर के ह्रास के कारण इनका जो जीवन काल है फल और सब्जियों का वो बढ़ जाता है। ठीक है, फल सब्जियां या अनाज भी रखे जाते हैं कोल्ड स्टोरेज में, तो जीवन काल इनका बढ़ जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है कि नेक्स्ट इसी के कंटिन्यूएशन में है कि जो श्वसन दर घट जाती है, तो कटाई के बाद भी फल क्या है, ब्रीथिंग करते हैं। ठीक है, श्वसन करते हैं और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो श्वसन की दर जितनी ज्यादा होगी, फलों के पकने और उनके क्षय होने की दर भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज में टेम्परेचर कम हो जाता है, और इस तरह से फलों का जो पकने और क्षय होने की प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है कि ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से निर्मित होते हैं। ठीक है, तो ऊन कहाँ से मिलती है, हमें भेड़ों के बालों से मिलती है। ऊनी रेशे क्या होते हैं, प्रोटीन से निर्मित होते हैं और ऊष्मा का के कुचालक होते हैं। ठीक है, ऊष्मा का कुचालक क्यों होते हैं, क्योंकि इन रेशों के मध्य हवा होती है। ठीक है, तो ये याद रखिए। तो देखिए, जब भी रेशों के मध्य हवा होगी तो वो क्या है, वो गर्मी उत्पन्न करेगी। जैसे कि जब ठंड होती है तो ठंड में आपने क्या सुना होगा कि ज्यादा ठंड में हमें लेयर्स में कपड़े पहनने चाहिए। मतलब बजाय एक कपड़ा पहनने के अगर आप 3-4 कपड़े पहनेंगे एक के ऊपर एक करके, तो वो गर्मी ज्यादा उत्पन्न करते हैं। क्यों ज्यादा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि दो कपड़ों के बीच में जो हवा की लेयर आ जाती है, वो हवा की लेयर गर्म हो जाती है और फलस्वरूप हमारी बॉडी को भी वो गर्मी पहुंचाती है। ठीक है, तो टेम्परेचर वो इंक्रीज कर देती है एक तरह से। तो लेयर्स में अगर आप ठंड में कपड़े पहनते हैं, मतलब 2-3 कपड़े जैसे पहनते हैं, तो आपको फिर ठंड कम लगती है। ठीक है, तो यही रीजन होता है। इसी तरह से ऊनी रेशों में जो ऊष्मा का कुचालन होता है, ठीक है, वो क्यों होता है, रेशों के मध्य स्थित हवा के कारण होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं तरंग गति यानी कि वेव मोशन। वेव मोशन क्या होता है, तरंग गति मतलब
तरंग बनने को, जैसे पानी में आप पत्थर फेंकेंगे तो इस तरह से वो तरंग बढ़ती जाती है, ठीक है, फैलती जाती है। तो किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंपन की कला। कंपन की कला क्या होती है? ये होती है कि आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थित और गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है उस क्षण पर कंपन की कला कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन है ये, जस्ट देख लीजिएगा एक बार, ओवरव्यू ले लीजिएगा, जिससे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एकदम ब्लैंक ना रहे आप। नेक्स्ट तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तरंग दैर्ध्य होता है कि अगर तरंग गति होती है तो समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, ठीक है। ये डेफिनेशन होती है तरंग दैर्ध्य की। और तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो लैम्डा साइन होता है तरंग दैर्ध्य का, ये याद रखिएगा। और लैम्डा क्या है? ग्रीक अक्षर है। नेक्स्ट है कि सभी प्रकार की तरंगों में तरंग की चाल, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के बीच में निम्न संबंध होता है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और तरंग की चाल का? ये होता है v इक्वल्स टू लैम्डा एफ, ठीक है। v इक्वल्स टू लैम्डा एफ फार्मूला होता है, जहां पर v क्या है? v तरंग की चाल है, ठीक है। आवृत्ति जो है वो f है, ठीक है। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा क्या है? लैम्डा है तरंग दैर्ध्य। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो याद रखिएगा। चलिए, आज की क्लास को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट फिर हम बाकी के जो बचा हुआ है पार्ट फिजिक्स का वो कंप्लीट करेंगे। और फिजिक्स को हम 3 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो 2 लेक्चर अभी कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरे लेक्चर को हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो L3 में फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर 2 लेक्चर केमिस्ट्री के आएंगे और लगभग 4 से 5 लेक्चर बायोलॉजी के आएंगे, ठीक है। और इसी के साथ हमारी पूरी साइंस भी ख़त्म हो जाएगी। तो बाकी के जीएस के सब्जेक्ट भी ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, वो क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है। तो अगर आपने नहीं देखी है अभी तक तो उनको देख लें एक बार, और अगर आपने पहले से देख रखी है तो एक बार रिवाइज कर लें। चलिए, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।